हैवान इक्तिदार और सियासत में खेले जाने वाला होलनाक खेल। हर खिलाड़ी अपनी बाजी जीत लेना चाहता था। माजी और हाल के दरमियान मौलिक एक शख्स की जिंदगी के गुमगश्ता और राख। मुसन्निफ सलीम फारूकी। बॉस किसी चोट खाए हुए नाक की तरह फुंकार रहा था। इस वक्त उसके सामने सिर्फ गंजा माइकल मौजूद था। उसने माइकल से कहा, इस बास्टर्ड ने फिर हमारे 5 आदमी मार दिए। तुम्हारे आदमी क्या उल्लू के पट्टे हैं जो इसका सामना होते ही गर्दन डाल देते हैं? माइकल ने दुरुस्त लहजे में कहा। मैं तो समझा था कि तुमने अपनी सलाहियतों से यहाँ बेहतरीन फाइटर तैयार किए होंगे, लेकिन ये सब तो बकरी के बच्चे हैं, उन्हें मर ही जाना चाहिए। माइकल, तुम्हें इंसल्ट कर रहे हो, बॉस घुर्रा कर बोला। अभी तो मैं इंसल्ट कर रहा हूं, बहुत जल्द ऊपर से जवाब तलबी होगी। तो क्या करोगे? माइकल बोला। तुम्हारा वो खौफनाक चेहरे वाला और आवाज वाला नीग्रो कहां मर गया? उसने तो दावे बहुत किए थे, बॉस ने झिलाकर पूछा। तुमने भी तो इंटरनेशनल दहशतगर्दों को बुलाया था, वो कहां मरे हुए हैं? माइकल बोला। वो उल्लू का पट्टा अब तक मेरे 10 बेहतरीन आदमी हलाक कर चुका है। 11वां वो खुद है। अब मेरे पास गिनती के मखसूस आदमी हैं। इस बास्टर्ड ने मेरी महीनों बल्कि बरसों की मेहनत पर पानी फेर दिया है, बॉस ने कहा। यह भी तुम्हारी गलती है। तुमने अपने कीमती आदमियों को इस जंग में झोंका ही क्यों था? मैं उसे जंग ही कहूंगा। जंग में अफसर नहीं बल्कि जवान काम आते हैं, माइकल बोला। इसी वक्त बॉस के सेलफोन की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर नंबर देखा, फिर सेलफोन कान से लगाकर बोला। हाँ एडी, क्या बात है? हम कराची पहुंच चुके हैं। हमारा टारगेट भी कराची में ही है। मैं आज ही आपको खुशखबरी सुनाऊंगा, एडी की आवाज आई। मैं इस खुशखबरी का इंतजार करूंगा और तुम्हें खुसूसी इनाम भी दूंगा, बॉस ने कहा। मैं भी मालूम करूं कि बर्ड कहाँ है, माइकल ने कहा और अपना सेलफोन निकाल लिया। वो नंबर डायल करने वाला था कि सेलफोन की घंटी बजने लगी। माइकल हंसकर बोला, अभी मैंने बर्ड का नाम लिया और उसकी कॉल आ गई। खुशखबरी तो बर्ड सुनाएगा। उसने सेलफोन की कॉल रिसीव करके कान से लगा लिया और बोला, हाँ बर्ड बोलो। क्या तुम बर्ड नहीं हो? फिर तुम कौन हो? बर्ड के साथी हो? बर्ड कहाँ है? क्या? जहन्नम में जाओ। और ये कहकर उसने सेलफोन मेज पर पटक दिया। क्या हुआ? बॉस ने पूछा। यह खबर वाकई कोई बदरू है, उसने बर्ड को भी हलाक कर दिया है, माइकल ने कहा। उसकी बात सुनकर बॉस पागलों की तरह हंसने लगा। हंसो मत, जो आदमी बर्ड को हलाक कर सकता है वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। तुमने अपना एक बेहतरीन आदमी खो दिया है, माइकल चिढ़कर बोला। वो बेहतरीन आदमी अब एक एक करके मेरे तमाम लोगों को मार रहा है। देखो एडी क्या करता है, बॉस बोला। तुम अब इस मुल्क से अपना बल्कि हम सबका बोरिया बिस्तर गोल समझो। एक आदमी ने तुम्हारी इस नाकाबिले तस्खीर तंजीम में दरारें डाल दी हैं, माइकल बोला। इस आदमी के लिए अब खुद मुझे ही मैदान में निकलना पड़ेगा, बॉस ने कहा। इस मर्तबा माइकल की हंसी बहुत तंजिया थी। तुम मैदान में निकलकर क्या करोगे? क्या तुम बर्ड और एडी से ज्यादा बड़े फाइटर हो? माइकल ने कहा। फिर मैं क्या करूं? बॉस उलझकर बोला। मैंने कहा ना कि अपना बोरिया बिस्तर गोल करो और यहां से निकल जाओ, माइकल बोला। अब मैं इतना भी क्या गुजरा नहीं हूं, बॉस ने कहा। तो फिर यहीं बैठकर इस वक्त का इंतजार करो जब खबर अपने मुल्क की किसी खुफिया एजेंसी के पास पहुंचकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दे, माइकल बोला। वो तीनों होटल के एक ही कमरे में बैठे हुए थे। खबर शेव करने और नहाने के बाद खासा निखरा निखरा नजर आ रहा था। ये तुम किन चक्रों में पड़ गए हो खबर, नीना ने कहा। और ये लोग कौन हैं जो तुम्हारे दुश्मन हैं? ये बहुत लंबी कहानी है नीनो, खबर ने उसे प्यार में नीनो कहा था। लेकिन अब ये चक्कर जल्दी खत्म होने वाला है, वो बोला। पहले मुझे बताओ कि ये लोग कौन हैं और तुम्हारे दुश्मन क्यों हो रहे हैं, नीना ने मुंह बनाकर कहा। ये लोग, खबर ने कहा और उसके सामने माजी की फिल्म सी चलने लगी। जब तुमने मुझे गांव से फरार का मशवरा दिया था तो मेरे जहन में यह था कि मुझे लाहौर या कराची में कोई मुलाजिमत मिल जाएगी। मैं मुलाजिमत की तलाश में धक्के खा रहा था। उस दिन भी मैं एक कंपनी से मायूस होकर निकला था और पैदल ही एक तरफ जा रहा था, क्योंकि इस वक्त मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं बस में सफ़र कर सकूं। मैं आर्जी तौर पर अपने एक दोस्त के साथ ठहरा हुआ था। उस बेचारे की भी बहुत मामूली सी मुलाजिमत थी। महीने के 10 दिन तो वो खुद उधार पर खाना खाता था। मैं इस पर बोझ कैसे बन सकता था? ये भी गनीमत था कि उसने मुझे अपने छोटे से कमरे में सोने के लिए जगह दे दी थी। मैं कुछ दूर चलने के बाद ही पसीने में शराबूर हो गया। लाहौर में यूं भी बहुत शदीद गर्मी पड़ती है। अचानक एक कार मुझसे कुछ फासले पर रुकी। मैं उसके नज़दीक पहुंचा तो कार वाले ने कहा, आप कहाँ जाएंगे? आइए मैं आपको ड्रॉप कर दूं। इस वक्त मैंने ये भी ना सोचा कि आखिर इस शख्स की मेहरबानी का मकसद क्या है। वो मुझे मुलाजमत का झांसा देकर अपने साथ ले गया।
वो गुलबर्ग का एक बहुत आलीशान बंगला था। मुझे वहां ले जाने वाले ने बताया कि ये मलिक अकबर का बंगला है। वो बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, यहाँ तुम्हें मुलाजमत मिल जाएगी। फिर बाकी मुझे मुलाजमत मिल गई और मैं मलिक साहब की बसों और ट्रकों की आमदोरफ्त का रिकॉर्ड रखने लगा। फिर मलिक साहब ने मुझे एक और साहब के हवाले कर दिया। वो बज़ाहिर किसी सिक्योरिटी एजेंसी के मालिक थे और उन्हें कुछ गार्ड्स की ज़रूरत थी। वहाँ तनख्वाह खासी माकूल थी, लेकिन पहले मुझे ट्रेनिंग हासिल करना थी। वहाँ मुझे बहुत सख्त ट्रेनिंग कराई गई। मुझे निशानेबाजी की तरबियत दी गई। स्विमिंग और घोड़सवारी भी इस तरबियत में शामिल थी। मैं कभी कभी सोचता था कि वो कैसी सिक्योरिटी एजेंसी होगी जिसमें इस किस्म के कमांडो टाइप गार्ड्स होंगे। मैंने जान तोड़ मेहनत की। तरबियत के बाद मुझे एक मखसूस किस्म का मशरूब दिया जाता था, ये कहकर कि ये तवानाई और कुव्वत के लिए बहुत ज़रूरी है। मजीद 2 महीने बाद मैं रोबोट की तरह इन लोगों के अहकामात मानने लगा। मुझे याद नहीं कि इस दौर में इन लोगों ने मुझ पर कितने गैरकानूनी काम लिए। मुझसे टारगेट किलिंग कराई गई। मैंने कई जगह धमाके भी किए। मेरे साथ 22 लड़के और थे। वो सभी मेरी तरह तरबियत याफ्ता और उनके अहकामात की पाबंदी करने वाले थे। उनका वो मशरूब बिला नागा हर लड़के को दिया जाता था। फिर मुझे सिर्फ ये याद रहता था कि मुझे बॉस के हर हुक्म को मानना है। 1 साल बाद मेरा शुमार बॉस के सीनियर और करीबी लोगों में से होने लगा। उसने मेरे सुपुर्द एक नई ड्यूटी कर दी। मुझे मुख्तलिफ शहरों में रहकर वहां से नौजवानों को घेरना था। इस मकसद के लिए बॉस ने मुख्तलिफ शहरों में मेरे लिए बंगलों का बंदोबस्त किया। नौजवानों के अलावा मेरा काम सरकारी एहलकारों को भी घेरना था। इस मकसद के लिए बॉस ने मुझे लाखों रुपए दिए और मैंने बेशुमार सरकारी एहलकारों को रिश्वत देकर बॉस के गैरकानूनी काम कराए। मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि मैं कब इस तंजीम का हिस्सा बना और कब इसके सीनियर लोगों में शामिल होने लगा। इन लोगों का एक असूल ये था कि अगर कोई मेंबर 3 दिन तक गायब रहता था तो इस पर जानवरों की तरह तशद्दुद किया जाता था और उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता था। कोई मेंबर 1 हफ्ते तक गायब रहे तो तंजीम के बड़ों की तरफ से उसके ब्लैक वारंट जारी कर दिए जाते थे। अब दूसरे मेंबर्स की यह जिम्मेदारी थी कि वो इस मेंबर को तलाश करके लाएं। अगर वो आने में पसोपेश करे तो उसे हलाक कर दिया जाए। कई लोगों को तो मैंने भी हलाक किया। बहुत से मेंबर्स पर बहुत शदीद तशद्दुद किया गया। उस दिन मैं मरी से वापस पिंडी आ रहा था कि मेरी वैगन खड्ड में गिर गई। मेरे पास गाड़ी भी थी, लेकिन मैं न जाने क्यों वैगन के जरिए मरी गया था और वैगन में वापस आ रहा था। मैं इस हादसे में बच तो गया, लेकिन मेरी यादाश्त जाती रही। अस्पताल में मुझे साजिद ने पहचान लिया। उससे आगे की कहानी तो साजिद ने तुम्हें सुना दी होगी। खावर बोलते बोलते थक गया था। तुम इतने गैरकानूनी काम करते रहे और तुम्हें कुछ याद भी नहीं है? साजिद ने पूछा। मुझे सब कुछ याद है। हाँ, इस वक्त शायद मेरा दिमाग माउफ होता था जब मैं वो काम कर रहा होता था। कभी कभी मैं बिल्कुल होश में आ जाता था तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता। ये डीवीडीज, मेमोरी कार्ड और यूएसबी मैंने ज़मीर की इसी खलिश से बचने के लिए बनाए थे। मेरे लाशऊर में था कि मैं गलत कर रहा हूँ और ये लोग भी गलत हैं। मैंने इन लोगों के खिलाफ ऐसे ऐसे सबूत इन डीवीडीज में महफूज किए हैं कि जब ये मुल्क की किसी खुफिया एजेंसी या हुकूमत के हाथ लगेंगे तो मुल्क में भौंचाल आ जाएगा। इस तंजीम में बड़े बड़े नेक नाम लोग मुलविस हैं। उन्हें भी शायद ब्लैकमेल किया गया है या फिर पैसे का लालच देकर खरीदा गया है। खावर ने इस स्टफ का पाउच नीना और साजिद को दिखाते हुए कहा। कल मैं ये स्टफ हुकूमत के किसी जिम्मेदार शख्स के हवाले कर दूंगा, खावर ने कहा। और वो शख्स अगर गैर जिम्मेदार हुआ तो? साजिद ने कहा। इस वक्त भी 2 इदारे पाकिस्तान में बहुत दयानतदारी से अपना काम कर रहे हैं, अदलिया और फौज, खावर बोला। मैं ये स्टफ या तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले करूंगा या फिर पाकिस्तान आर्मी चीफ के हवाले। मुझे यकीन है कि वो लोग फौरी एक्शन लेंगे और इस शैतान तंजीम के हर आदमी को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। मैं तुम लोगों से भी यही कह रहा हूं कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम लोग भी ये स्टफ किसी जिम्मेदार आदमी के हवाले कर देना। फिर खावर ने घड़ी देखी और हंसकर बोला, मिसेस शहजाद, आप आराम करें। मिस्टर शहजाद अब साजिद के कमरे में जाकर सोएंगे, खावर ने कहा। ऐसा कब तक चलेगा? नीना ने कहा। फिर अपनी बात पर खुद ही झेप कर रह गई। तुम्हें बहुत जल्दी है? बस इस मिशन से फारिग होते ही हम शादी कर लेंगे। मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं कराची या लाहौर में कोई माकूल किस्म का बिजनेस भी कर सकता हूँ, खावर हंसकर बोला। एडियम ने दोनों साथियों नॉर्थन और एल्बर्ट के साथ डिफेंस के एक बंगले में मुकीम था। वो बहुत मक्कार और अय्यार लोग थे। इन लोगों ने मालूम कर लिया था कि खावर ने लाहौर से डबल केबिन पिकअप खरीदी है। अब उनके साथी कराची के होटलों और पोश इलाकों में इस डबल केबिन पिकअप की तलाश में थे जिस पर लाहौर का रजिस्ट्रेशन नंबर हो। इन लोगों ने इस पिकअप का रजिस्ट्रेशन नंबर भी हासिल कर लिया था। बॉस, कराची इतना बड़ा शहर है, जरूरी तो नहीं कि वो लोग किसी पोश इलाके या 5 स्टार होटल में ही हो, नॉर्थन ने कहा। हाँ, जरूरी नहीं है,
लेकिन जो लाइफ स्टाइल खबर का है, इसमें वो किसी छोटे या पसमानदा इलाके में रह ही नहीं सकता। हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। खबर की ये कमजोरी है कि वो ताइशात का आदी है, एडी ने कहा। बॉस, तुम वाकई बहुत दूर की सोचते हो, एल्बर्ट ने कहा। कल सुबह नॉर्थर्न डिफेंस का जायजा लेगा, एल्बर्ट क्लिफ्टन का जायजा लेगा, और मैं कराची के हर अच्छे होटल की पार्किंग लॉट का जायजा लूंगा। मुझे उम्मीद है कि हमें कल तक खबर का सुराग मिल जाएगा, एडी बोला। उन लोगों ने सुबह हल्का फुल्का नाश्ता किया था। दोपहर के वक्त नीना ने कहा, इस होटल के फीके मीठे खाने खाकर मुंह का जायका खराब हो गया है, आज तो कहीं और चलकर लंच करेंगे, नीना बोली। अभी हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, खबर बोला। मैं साजिद को भेजकर यहीं खाना मंगवा लेता हूँ। यहाँ बिजनेस रोड पर बहुत चटपटे और बेहतरीन खाने मिलते हैं, खबर ने कहा। मैंने बंस रोड का इलाका देखा है, साजिद ने कहा, बल्कि वहां कई हफ्ते तक मुस्तकिल खाना भी खाया है। मैं खुद भी यही सोच रहा था कि बंस रोड से खाना लेकर आऊं, साजिद ने कहा। उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और होटल से निकल गया। वो टहलता हुआ पार्किंग लॉट में पहुंचा तो उसे खाबा की डबल केबिन पिकअप नजर आई। वो गाड़ी तमाम गाड़ियों में नुमाया थी। साजिद की करोला और डबल केबिन पिकअप के दरमियान दो गाड़ियां थीं। अचानक पार्किंग लॉट में स्याह रंग की एक होंडा सिविक दाखिल हुई और वो पार्किंग में दायरे की शक्ल में घूमी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके ड्राइवर को किसी मखसूस गाड़ी की तलाश हो। फिर वो खाबा की डबल केबिन पिकअप के साथ आकर ठहर गई। उसका ड्राइवर गाड़ी से उतरा तो साजिद चौंक उठा। वो कोई गैर मुल्की था। उसने इशारे से पार्किंग लॉट में काम करने वाले लड़के को बुलाया और पूछा, ये डबल केबिन पिकअप किसकी है? ये कहते हुए उसने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला। मुझे इन साहब का नाम तो मालूम नहीं, लड़के ने जवाब दिया, लेकिन वो साहब अपनी बेगम के साथ यहाँ ठहरे हुए हैं। आपको काउंटर से मालूम हो जाएगा कि उनका नाम क्या है और वो किस रूम में है। साजिद का माथा ठिंका। उसने जेब से सेलफोन निकाला और खाबर का नंबर डायल करके बोला, खतरा, तुम दोनों फौरन यहाँ से निकलो, मैं पार्किंग में मौजूद हूँ। कमरे की चाबी काउंटर पर देकर कहना कि हम एक जरूरी काम से हैदराबाद जा रहे हैं, लेकिन हमारा कमरा रिजर्व रहेगा। हम कल तक वापस आ जाएंगे, जल्दी करो। ये कहकर वो एडी के पीछे दौड़ा और बोला, साहब, साहब, मेरी बात सुने साहब। क्या है? एडी चलते चलते रुक गया। आप वही है ना जिन पर मैंने शराब के नशे में हाथ उठाया था? व्हाट रबिश, मैं वो नहीं हूं, एडी ने कहा। साहब, मुझे वाकई बहुत अफसोस है, प्लीज मुझे माफ कर दें, साजिद ने कहा। किस बात के लिए माफ कर दूं? एडी ने कहा। मैंने आपको थप्पड़ मारा था सर, साजिद ने उसकी राह में हायल होते हुए कहा। वो खबर और नीना को बाहर निकलने का मौका देना चाहता था। एडी ने उसे घूर कर देखा और बोला, जाओ, माफ किया। उसने आगे बढ़ना चाहा तो साजिद फिर उसके रास्ते में आ गया। ऐसे नहीं साहब, आपने मुझे दिल से माफ नहीं किया। आप भी मुझे थप्पड़ मारे, मुझे मारे प्लीज, साजिद ने कहा। वो उसके पैरों से लिपट गया। क्या तू पागल है? जाओ, माफ किया, अब यहां से दफा हो जाओ, एडी भुननाकर बोला। साहब, आप मुझसे अब भी नाराज हैं, साजिद ने कहा। उसे खबर और नीना को पार्किंग लॉट की तरफ आते देख लिया था। वो एक मरतबा फिर एडी के पैरों से लिपट गया और बोला, सर, आप मुझे थप्पड़ मारे, मुझे मारे सर। पीछे हट, एडी ने इस एक मरतबा फिर साजिद को धकेला। अब मैं वाकई थप्पड़ मार दूंगा। साजिद बड़बड़ाता हुआ पीछे हट गया। कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, कोई मुझे माफी नहीं करता, सारी दुनिया मुझसे नाराज है। एडी की नजरों से ओझल होते ही साजिद खबर की तरफ दौड़ा, जो डबल केबिन पिकअप स्टार्ट करके पार्किंग के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ आ रहा था। साजिद झट पिकअप की उकपी नशिस्त वाले हिस्से में बैठ गए और खाबर ने गाड़ी बर्क रफ्तारी से पार्किंग लॉट से निकाल ली। मेन रोड पर आने के बाद उसे साजिद से पूछा, यह सब क्या था? साजिद ने सब कुछ उसे तफसील से बता दिया। इसका मतलब है कि इस पिकअप से आज ही पीछा छुड़ाना होगा, वरना जाने कौन कौन इस गाड़ी के जरिए मुझ तक पहुंचने की कोशिश करेगा, खाबर ने कहा। सिर्फ गाड़ी ही नहीं, बल्कि हमें फौरी तौर पर वो होटल भी छोड़ना पड़ेगा। इस शख्स ने गाड़ी के जरिए खाबर के बारे में जानने की कोशिश की होगी और इस्तकबालिया क्लर्क ने उसे बता दिया होगा कि मिस्टर शहजाद किस रूम में मुकीम हैं, लेकिन वो लोग अभी अभी हैदराबाद के लिए निकले हैं। अब शायद वो कल या परसों वापस आएंगे, साजिद ने कहा। ये तुमने बहुत अक्लमंदी की कि हमें होटल से बाहर निकाल लिया। दूसरी अक्लमंदी यह की कि इस शख्स का रास्ता रोक लिया। वैसे तुम इससे क्या कह रहे थे? खाबर ने हंसकर कहा। जब साजिद ने उसे बताया वो इस गैर मुल्की से क्या कह रहा था, तो खाबर ने जोरदार कहकहा लगाया। नीना तो इतनी हंसी कि उसकी आंखों से पानी बहने लगा। वो हंसते हंसते बोली, वो भी सोचा होगा कि किस पागल से मेरा वास्ता पड़ गया। वो वाकई मार देता तो तुम क्या करते? मैं भी जवाब में उसके जोरदार थप्पड़ रसीद कर देता, या फिर रोता हुआ उसके पैरों में लिपट जाता कि एक थप्पड़ और, साजिद ने कहा। वो लोग बातें करते हुए पीसीएचएस सोसाइटी में वाकई गाड़ियों के एक शोरूम में पहुंच गए। वहां पिकअप देकर खाबर ने एक लैंड क्रूजर खरीद ली।
उसमें उसे खासा नुकसान भी हुआ। वो तो BMW पर प्राडो लेने के चक्कर में था, लेकिन साजिद ने उसे रोक दिया कि फिर अच्छी गाड़ी मत खरीदो जो दूसरी गाड़ियों में नुमाया हो। एडी का अंदाजा बहुत दुरुस्त था कि खावर पुरतायुश जिंदगी गुजारने का शौकीन है। गाड़ी तब्दील करने के बाद वो फिर होटल पहुंचे और गाड़ी को बाहर ही एक जगह पार्क करके वो लोग पैदल ही होटल में दाखिल हुए। खावर सीधा इस्तकबालिया क्लर्क पर पहुंचा और क्लर्क से बोला, मैं चेकआउट करना चाहता हूँ। ओके सर, क्लर्क मुस्कुराकर बोली और उसका हिसाब बनाने लगी। इस दौरान में नीना ऊपर जाकर पोर्टर के जरिए खावर के दोनों बैग ले आई। साजिद ने भी अपना सामान निकाल लिया और वो भी चेकआउट करने के लिए इस्तकबालिया पर पहुंच गया। चेकआउट करने के बाद उसने पार्किंग लॉट बॉय के जरिए अपनी गाड़ी मंगवाई और वो लोग इस गाड़ी में सवार होकर होटल से निकल गए। एडी दोबारा होटल पहुंचा और इस्तकबालिया क्लर्क से शहजाद खान के बारे में पूछा तो उसने कीबोर्ड की तरफ देखकर कहा, जी हाँ मौजूद हैं। एडी लिफ्ट की तरफ बढ़ा ही था कि काउंटर क्लर्क को ख्याल आया कि मिस्टर शहजाद तो चेकआउट कर चुके हैं। उसने एडी को बुलाने की कोशिश की लेकिन वो लिफ्ट में दाखिल हो चुका था। एडी सीधा चौथे फ्लोर पर पहुंचा क्योंकि खावर का कमरा उसी फ्लोर पर था। खावर के कमरे के सामने पहुंचकर उसने होल से झांकने की कोशिश की। इसी वक्त एक वेटर आया। उसे काउंटर क्लर्क ने भेजा था ताकि वो एडी को इत्तला दे सके कि मिस्टर शहजाद चेकआउट कर चुके हैं। वेटर ने एडी को उल्टी सीधी हरकतें करते देखा तो हैरत ज़दा रह गया। एडी की होल से उस कमरे में झांकने के बाद अब कॉल बेल बजा रहा था। फिर वो अजीब ही आवाज में बोला, रूम सर्विस प्लीज। वेटर एडी को पागल समझ रहा था। अचानक उसने अजीब सी गन निकाली और कमरे के लॉक पर फायर करना चाहा तो वेटर भी इख्तियार बोला, ए मिस्टर, ये क्या कर रहे हो? एडी ने घूर कर वेटर को देखा तो वेटर पलट कर नीचे की तरफ भागा और दो सीढ़ियां एक साथ फैलांगता हुआ नीचे की तरफ गया। उसने काउंटर क्लर्क को सारी हकीकत बता दी। काउंटर क्लर्क ने फौरन होटल सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया। 2 गार्ड्स और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होटल के सदर दरवाजे के पास खड़े हो गए। एडी अचानक जाहिर हुआ। वो बेनियाजी से चलता हुआ काउंटर तक पहुंचा और इस्तकबालिया क्लर्क से बोला, मिस्टर शहजाद शायद मौजूद नहीं है, वो आए। उसने कहना चाहा, मिस्टर शहजाद चेकआउट कर गए हैं मिस्टर, इस वक्त मुझे ख्याल नहीं रहा था। क्लर्क ने कहा, ओह शिट, अब अगर मैं मिस्टर शहजाद की बजाय किसी और के रूम पर यह पटाखा छोड़ देता तो वो शायद मुझे पागल समझता। एडी ने कहा, हमारे होटल में आतिशबाजी और धमाके वगैरह अलाउ नहीं है सर। काउंटर क्लर्क ने सर्द लहजे में कहा। सॉरी, एडी ने कहा और वहां से निकल गया। एडी का मूड खराब हो गया था। शिकार हाथ आकर निकल गया था। वो लोग अगर सुबह मुझे मिल जाते तो मैं इसी वक्त इनका काम तमाम कर देता। वो बड़बड़ाता हुआ अपने अपार्टमेंट पहुंच गया। वो घर में दाखिल हुआ तो एल्बर्ट ने पुरजोश लहजे में कहा, सर एक जबरदस्त खबर है, मैंने आज उसकी डबल केबिन पिकअप को देख ही लिया। कहाँ? एडी बेताबी से बोला। PCHS सोसाइटी के एक शोरूम में, एल्बर्ट ने जवाब दिया। मेरे साथ चलो, एडी ने कहा और एल्बर्ट को लेकर बाहर निकल आया। उसने नॉर्थन को हिदायत कर दी कि तुम यहीं पर रहना। एडी और एल्बर्ट गाड़ियों के शोरूम पर पहुंचे। वहां डबल केबिन पिकअप मौजूद थी। उसे देखकर शोरूम का एक सेल्समैन उसके नजदीक आ गया। एडी ने डबल केबिन पिकअप का जायजा लेने के बाद कहा, ये गाड़ी बहुत बेहतरीन गाड़ी है सर, लेटेस्ट मॉडल है। और उसने कहना चाहा, मैं जानता हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि गाड़ी मेरे दोस्त शहजाद की गाड़ी है ना? एडी भुन्ना कर बोला, सॉरी सर, ये हमारे शोरूम की गाड़ी है, सेल्समैन ने कहा। एडी उसके जवाब पर भुन्ना गया, लेकिन अभी उसे मालूमात चाहिए थी, इसलिए वो अपना गुस्सा पी गया और बोला, मेरा मतलब है कि गाड़ी मेरे दोस्त शहजाद खान ने ही फरोख्त की है ना? मुझे इस बारे में इल्म नहीं सर, सेल्समैन बोला। आप फरमाइए, क्या आपको ये गाड़ी चाहिए? तुम जरा मैनेजर को यहाँ भेज दो, एडी ने भुन्ना कर कहा। मैनेजर ने उसे बताया कि गाड़ी मिस्टर शहजाद ने बेची है। उसके बदले में उन्होंने जदीद मॉडल की लैंड क्रूजर खरीदी है। एडी के जोर देने पर मैनेजर ने उसे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी बता दिया। दरअसल मैं अपने दोस्त को सरप्राइज देना चाहता था। मुझे एक प्राडो की तलाश है, जदीद मॉडल की प्राडो। एडी ने कहा, मिल जाएगी सर, मैनेजर खुश होकर बोला। गाड़ी शाम तक यहाँ पहुंच जाएगी, आप शाम को आकर पता कर लें। ओके, एडी ने कहा और अपनी गाड़ी में जा बैठा। वो गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ रवाना हो गया था। साजिद तो चाहता था कि कल किसी जिम्मेदार अफसर के पास जाए, लेकिन नीना ने कहा कि कल ही क्यों, आज क्यों नहीं, जितनी जल्दी हमारे सर से बोझ उतर जाएगा इतना ही अच्छा है। नीना ठीक कह रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त कोई भी अहम आदमी अपने ऑफिस में नहीं मिलेगा, खावर ने कहा। हाँ ये तो है, नीना ने कहा और फिर बोली, लेकिन कल हम पहला काम ये करेंगे कि ये स्टफ किसी जिम्मेदार अफसर के हवाले करेंगे, इसके बाद ही कुछ करेंगे, नीना बोली। खावर अपनी आदत के मुताबिक इस वक्त भी मैरियट होटल के एक स्वीट में मौजूद था। एडी खावर के
बच निकलने पर बुरी तरह से तिलमिला रहा था। अगर वो पागल बीच में ना आता तो शायद मैं खबर को पकड़ लेता, उसने सोचा। अचानक उसके सेलफोन की घंटी बजी उठी। उसने स्क्रीन पर नंबर देखा, फिर बटन दबाकर सेलफोन कान से लगा लिया। हेलो, वो बोला। हाय एडी, दूसरी तरफ से एक अजनबी आवाज सुनाई दी। आई एम जॉन फ्रॉम माइकल। हाय जॉन, कैसे हो? एडी हंसकर बोला। मैं और मेरे 3 साथी नीचे मौजूद हैं, जॉन ने कहा। तुम मुझे ऊपर बुलाओगे तो कोई हाल अहवाल बताऊंगा ना, जॉन की आवाज आई। अगर तुम ये बात पहले बता देते तो इतना प्रॉब्लम ना होता। मैं आ रहा हूं, एडी ने कहा। जॉन बोला, मैं 4 दिन से कराची में हूं। मैं वापस जाने वाला था कि मुझे माइकल की कॉल मौसूल हुई। उसने कहा कि जाकर एडी की हेल्प करो, जॉन ने कहा। मेरी हेल्प? एडी ने तहकीर आमेज लहजे में कहा। अगर तुम्हें एतराज है तो मैं वापस चला जाता हूं। हेल्प से मतलब है कि मैं तुम्हें अफरादी कुव्वत फराहम करूं। मेरे 3 साथी एडगर, विक्रम और जे माने हुए फाइटर हैं और एक आदमी 20 पर भारी है। तुम अगर बुरा मान रहे हो तो नो प्रॉब्लम, मैं जा रहा हूं, जॉन बोला। एक मिनट, मैन पावर की तो मुझे जरूरत है। आज मैन पावर की कमी की वजह से खावर मेरे हाथ से निकल गया, एडी ने कहा। व्हाट? तुमने खावर को देखा था? जॉन ने कहा। मैं इस तक पहुंच गया था, लेकिन वो कम वक्त एन वक्त पर वहां से निकल गया। नो प्रॉब्लम, मैं इस मरतबा उसे छोड़ूंगा नहीं, एडी ने कहा। तुम जानते हो कि वो कहाँ है? जॉन ने पूछा। मुझे बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि वो कहाँ है। मैं इस मरतबा कोई भी रियायत करने को तैयार नहीं हूं। उसे घेरने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, एडी बोला। जरूर जरूर, जॉन ने कहा। सुबह नाश्ता करने के बाद खबर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के घर पर जाने की तैयारी करने लगा। उसने यही तय किया था कि ये स्टफ ऑफिस में नहीं बल्कि किसी जिम्मेदार आदमी के घर जाकर उसके हवाले करेगा। उसने दोनों होल्स्टर्स में माउजर लगाए, करेंसी नोट अपने वॉलेट में रखे। उसने एक एक माउजर नीना और साजिद को भी दे दिया था कि रास्ते में अगर कोई रुकावट हो तो उसे बेधड़क साफ किया जा सके। एडी ने हस्बे मामूल होटल के पार्किंग लॉट का राउंड लगाया। गुज़िश्ता कई रोज से ये उसका मामूल था कि वो बड़े बड़े होटलों के पार्किंग लॉट्स का चक्कर लगाता था। उसकी नजर अचानक लैंड क्रूजर पर पड़ी तो वो चौंक उठा। उसने रजिस्ट्रेशन नंबर देखा। रजिस्ट्रेशन नंबर भी वही था। उसे वहीं खड़े खड़े अपने आदमियों और जॉन को टेलीफोन कर दिया कि होटल मैरियट पहुंच जाओ, खबर का सुराग मिल गया है, पूरी तैयारी के साथ आना। 15 मिनट के अंदर अंदर उसके आदमी और जॉन के आदमी वहां पर पहुंच गए। वो इन्हें टुकड़ियों में बांटकर होटल की तरफ बढ़ गया। वो लोग जाने के लिए तैयार थे। खबर ने स्टफ का पाउच अपने हाथ में रखा और इसका एक सर अपनी कलाई में डाल लिया। साजिद ने दरवाजा खोला ही था कि वो उछलकर अंदर आ गिरा। खबर ने नीना को लेकर छलांग लगाई और कमरे में रखे हुए बड़े से सोफे की ओट में चला गया। दूसरे ही लम्हे एडी और इसके साथी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने आते ही फायरिंग करके साजिद को गोलियों से छलनी कर दिया। साजिद ने खबर की तरफ देखा, आखिरी हिचकी ली और फर्श पर गिर गया। नीना सूखे पत्ते की तरह कांप रही थी। जवाब में खबर ने यके बाद दीगरे 3 फायर किए और एडी के दोनों आदमी जमीन पर गिर गए। एडी की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया, वरना खबर ने इस पर भी फायर किया था। वो उछलकर बाहर भागा। खबर उसके पीछे भागा। उसे अंदाजा नहीं था कि एडी इतनी जबरदस्त तैयारी के साथ आया होगा। खबर पर अचानक दाएं तरफ से किसी ने फायर किया। गोली उसके बाजू में लगी। उसने पलटकर हमलावर को गोली का निशाना बना दिया। फिर खबर के माउजर ने 3 दफा शोले उगले और तीनों मरतबा करबनाक इंसानी चीखें सुनाई दी। वो जॉन के साथी थे जो बकौल उसके एक आदमी 20 पर भारी था। अचानक एडी पलट आया। उसने खबर पर फायर कर दिया। गोली खबर के सीने में पेवस्त हो गई। खबर की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने बमुश्किल तमाम स्टफ का पाउच नीना के हवाले किया और आहिस्ता से बोला, तुम ये पाउच किसी जिम्मेदार अफसर तक जरूर पहुंचा देना। खबर, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, नीना चीख कर बोली। इसी वक्त एडी ने एक फायर मजीद किया। गोली खबर के हलक में लगकर पुश से निकल गई। उसने हिचकी ली और गर्दन एक तरफ डाल दी। बिलाखिर इन लोगों ने बहुत सी जानें जाया करने के बाद खबर को शिकार कर लिया था। नीना की आंखों में खून उतर आया। उसने खबर के हाथ से पाउच ले लिया और उसका माउजर भी ले लिया। एडी को अंदाजा नहीं था कि वो नर्मो नाजुक सी सहमी हुई लड़की भी खतरनाक हो सकती है। नीना ने वहशत के आलम में 2 फायर किए। गोली एडी की खोपड़ी तोड़ती हुई निकल गई। उसने पीछे की तरफ जॉन को भी देख लिया था। उसने खबर पर पहला फायर किया था। उसने घूमकर अचानक फायर किया और जॉन का किस्सा भी तमाम कर दिया। एडी ने तंजीम के इन लोगों को भी टेलीफोन कर दिया था जो कराची में मौजूद थे। वो आज हर कीमत पर खबर को ख़त्म करना चाहते थे। नीना ने इन दोनों को हलाक करने के बाद पाउच संभाला और भागती हुई लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। इसी वक्त बॉस के दूसरे आदमी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने नीना को भागते देखा तो वो भी उसके ताकुब में दौड़ पड़े।
नीना गिरती पड़ती नीचे आई और भागती हुई होटल की लॉबी से बाहर निकल गई। वो लोग भी मुसलसल उसके पीछे थे और इस पर फायर भी कर रहे थे। नीना को अचानक ऐसा लगा जैसे उसकी पिंडली में आग भर गई हो। वो लुढ़खुड़ाती हुई भागी और एक टैक्सी को रोक लिया। टैक्सी वाला सुबह सरहद से ताल्लुक रखता था। नीना ने उससे कहा, भाई मुझे इन लोगों से बचाओ और जस्टिस हाईकोर्ट के बंगले पर ले चलो। खाबर ने उसे इनके बंगले का पता बता दिया था। फिक्र मत करो बहन, ये खाना खराब अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने टैक्सी को गोली की रफ्तार से दौड़ा दिया। नीना का ताकुब करने वाले भी 2 गाड़ियों में सवार थे। वो टैक्सी पर भी फायरिंग कर रहे थे। जस्टिस का बंगला वहां से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन फायरिंग की वजह से ट्रैफिक के निजाम में खलल पड़ रहा था। इसके बावजूद टैक्सी ड्राइवर बहुत महारत से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। जस्टिस के बंगले से कुछ फासले पर एक फायर हुआ जो टैक्सी वाले की गर्दन में लगा। टैक्सी उसके काबू से बाहर होकर वहां खड़ी हुई एक दूसरी गाड़ी में घुस गई। नीना दरवाजा खोलकर निकली और लुढ़खुड़ाती हुई बंगले तक भागी। जस्टिस साहब इस वक्त शायद बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए उनके बंगले का गेट खुला हुआ था। नीना बेख्तियार भागती हुई उनके बंगले में दाखिल हो गई। उनका ड्राइवर गाड़ी चला चुका था। वो गाड़ी के बोनट से टकराई और नीचे गिर पड़ी। दूसरी लम्हे जस्टिस साहब और इनके गार्ड्स इस पर झुके हुए थे। इसने वो स्टफ उनके हवाले किया और खुद बेहोश होकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद हर टीवी चैनल से यही खबर नशर हो रही थी कि हुकूमत ने दहशतगर्दों के एक बहुत बड़े नेटवर्क का सुराग लगाया है। रेंजर्स, पुलिस और दूसरे हसास इदारे मुल्क भर में छापे मार रहे हैं। गोली नीना की पंडली का गोश्त उधेड़ती हुई निकल गई थी। उसकी हड्डी को नुकसान नहीं पहुंचा था। 1 हफ्ते बाद वो अस्पताल से निकली तो सिविल और पुलिस के आला हुक्काम ने उसका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। नीना ने किसी भी किस्म का अवार्ड लेने से इनकार कर दिया और बोली, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे भाई मुझे मार देंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं गांव जाना चाहती हूँ। अभी तक उसे मालूम नहीं था कि उसका बाप और भाई ये दुनिया छोड़ चुके हैं। फिर वो बोझल कदमों से गांव की तरफ रवाना हो गई। जाते हुए वो बिलक बिलक कर रो रही थी और कह रही थी, खाबर, तुम्हारा तो ब्लैक वारंट जारी हो गया था। तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे। तुमने मेरे साथ बहुत धोखा किया है खाबर। अब मैं क्या करूं? मेरा ब्लैक वारंट कब जारी होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। उसे रोता देखकर पुलिस और रेंजर्स के आला हुकाम की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने दिल ही दिल में खाबर और कौम की इस बहादुर बेटी को खराज तहसीन पेश किया, जिसने अपना सब कुछ गिनवा कर भी खाबर का मिशन पूरा कर दिया था। खत्म शुद्ध। तो दोस्तों, ये नावल भी अपने अख्तिताम तक पहुंचता है। उम्मीद है कि आपको ये नावल ज़रूर पसंद आया होगा। इस नावल को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।